हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। आपको पता है कि भारत में शासन की व्यवस्था है वो संसदीय है, ना कि अध्यक्षात्मक। तो इसकी जो परिभाषा है एक तरह से वो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि शासन की जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं हो पर एक समस्त कार्यपालिका में निहित होती हैं, जिसका प्रधानमंत्री होता है, वही इसका वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता होता है। इसके अन्य क्या क्या नाम है संसदीय शासन व्यवस्था के, तो हम देखेंगे कि इसमें वो इसका नाम है कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह शब्द ब्रिटेन के संसद को कहा जाता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो इस संसदीय शासन व्यवस्था का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 74 व 75 है, इसके द्वारा केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। उसके बाद जो है कि राज्यों में इस में भी यही व्यवस्था है, जो कि अनुच्छेद 163 और 164 के तहत होती है। वहाँ पर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि केंद्र में होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ पर भी होता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो जो मेन जो इसकी जो एक तरह से विशेषता है वो यही है संसदीय शासन व्यवस्था की। इसमें जो शासन की जो इसका वास्तविक प्रयोगकर्ता और उसका नाममात्र का प्रयोगकर्ता जो दोनों अलग होते हैं, यानी कि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि समस्त जो शासन की शक्तियां हैं, तो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जो राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो यही है इसकी मेन विशेषता कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसके जो मेन जो देखिए गुण क्या है इसके, यही है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। क्योंकि सामंजस्य इसलिए भी होता है कि जो विधायिका होती है उसके ही सदस्य होते हैं, यानी कि संसद का एक सदस्य होता है लोकसभा का ही बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो जो विधायिका है वही इसमें कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका के रूप में जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, वो विधायिका से ही निकल कर आते हैं। ये इसमें इनके बीच कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। जब वो व्यक्ति ही एक है तो मतभेद का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, इसलिए इसके मध्य हमेशा सामंजस्य बना रहता है। उसके बाद दूसरा इसका गुण है उत्तरदायी सरकार होती है, यानी कि जो मंत्री होते हैं और वो अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका तीसरा जो गुण है वो यही है कि निरंकुशता का प्रतिषेध होता है, यानी कि इसमें शासन की शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती हैं, समस्त मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, इसलिए इसमें कोई भी निरंकुश नहीं बन सकता है। और इसका जो चौथा जो मेन है वही यही है कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। यदि जो सरकार जो यानी कि जो दल सत्ता में है वो यदि संसद में अपना बहुमत खो देता है तो उसको उसके पद से अपदस्थ कर दिया जाता है। उसके बाद जो विपक्षी दल का जो नेता होता है वह संसद में यदि बहुमत साबित कर देता है तो वह तुरंत ही वैकल्पिक सरकार बन जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो दोष हैं वही वो पहला है कि अस्थायी सरकार होती है, यानी कि जो सरकार होती है वो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जो वहाँ की व्यवस्था होती है उसके अनुसार बदलती रहती है, तो अस्थायी सरकार होती है। दूसरा है कि नीतियों की अनिश्चितता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो एक सरकार होती है, मान लीजिए अब सरकार है कोई भी, वो जो नीतियाँ बनाएगी उसके बाद यदि अगले चुनाव के टाइम पे वो सरकार नहीं आ पाती बहुमत में, तो दूसरे दल की सरकार आएगी और वह सरकार अक्सर देखा जाता है कि पहले वाली सरकार की नीतियों को बदल देती है, उनको लागू नहीं कर रख पाती है, वो अपनी नीतियाँ चलाएगी, पहले वाली को हटा देगी। तो इसमें तीसरा जो इसका दोष है कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता, यानी कि अगर किसी भी सरकार के पास संसद में बहुमत है तो उसमें उसकी निरंकुशता होती है। इसका जो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी टाइम में भी देखा गया था। इमरजेंसी टाइम में जो सरकार बहुमत में थी
तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है हमें, फिर भी इसको देखना है कि मंत्रिमंडल अक्सर निरंकुश हो जाता है जब सरकार बहुमत में होती है, तो अगर विपक्ष कमजोर हो तो उस स्थिति में। चौथा इसका जो दोष है मेन वो यही है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो अक्सर प्रधानमंत्री की पसंद से बनाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को अक्सर मंत्री बनाता है जो कि उसकी पार्टी को बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने में सहयोग करते हैं, चाहे उनके पास शासन चलाने की प्रतिभा हो या नहीं हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो प्रतिभाशील हों, इसलिए इसका ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो हमने देख लिया इसके जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी मेन जो डेफिनेशन देखी थी, उसके अन्य नाम देखे, और उसके बाद ये देखा कि किन किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र में अनुच्छेद 74 और 75 और राज्य में 163 और 164 में इस संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। इसका जो गुण है वो यही है, 4 दे रखे हैं आपने। उसके बाद थैंक यू।